दोस्तों नमस्कार। बहुत ही नमक है मुंबई की हवा में और उसी हवा तले इंडिया की बैठक से क्या कोई मिठास निकल पाएगी जो इस देश को संदेश दे पाए कि 2024 में असल वैकल्पिक परिस्थितियों के साथ इंडिया खड़ा हो चला है। क्योंकि पटना की बैठक में केजरीवाल दुखी थे, निराश थे, गुस्से में थे। बेंगलोर की बैठक के बाद नीतीश कुमार गुस्से में थे, निकलकर चलकर पटना पहुंच गए। लेकिन मुंबई की बैठक शायद किसी ऐसी टेस्ट के समान है और उसके सामने वो कौन सा फार्मूला है जिसमें सवाल सिर्फ इंडिया के भीतर के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने भर का ना हो, बल्कि समूचा कार्यक्रम वो साथ लेकर चल रहे हो, नेता की तस्वीर भी चस्पा हो हर जहन में और इस बात को भी इस देश के भीतर वह बिखेरने की ताकत रखती हो कि आखिर उसके पास कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा प्रोग्राम है। क्या इस प्रोग्राम को रख पाने की ताकत मुंबई के नेता कर पाएंगे? मुंबई का मतलब है उद्धव ठाकरे और शरद पवार। मुश्किल यह है कि उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी एक बड़ी लकीर खिसक कर बीजेपी के साथ न सिर्फ चली गई बल्कि सत्ता संभाले हुए है। यही हाल शरद पवार का है। तो मुंबई एक प्रयोगशाला है राजनीतिक तौर पर, जहां पर पैनिक बटन बीजेपी के भीतर क्यों दब गया कि उसने उसी दिन बैठक बुला ली और यह सोचकर बैठक बुलाई कि मैसेज हर हाल में शिवसेना और एनसीपी के भीतर जाना चाहिए कि हमारी कवायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके आगे का पैनिक बटन दिल्ली में दबता है, क्योंकि अगर डिनर उद्धव ठाकरे इंडिया के नेताओं को देंगे तो फिर एकनाथ शिंदे डिनर बीजेपी के नेताओं को, जहां पर एनसीपी से टूटकर आए नेता भी शामिल हैं, उन्हें डिनर क्यों नहीं दे सकते हैं? तो क्यों नहीं इस पैनिक बटन को एक बराबरी की कवायद के तहत खड़ा कर दिया जाए? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? जी नहीं। मुंबई की बैठक का मतलब है एक ऐसा मॉडल उभरना जिस मॉडल के सामने बीजेपी की वह पुरानी रंगत एक झटके में आपको धूमिल दिखाई देने लगी। तीन ही लाइन पर बीजेपी इस दौर में चल रही है। पहली लकीर उसकी बहुत साफ है, सामने वाला भ्रष्ट है, यानी इंडिया भ्रष्ट है, उसके तमाम नेता करप्ट हैं, इसीलिए हमारी सीबीआई और ईडी चलती है। कांग्रेस या कहें राहुल गांधी, उनके जहन में एक बात साफ है कि दरअसल कर्नाटक मॉडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने बीजेपी को करप्ट घोषित कर दिया, बतलाया कि कितना कमीशन किस तौर पे बीजेपी लेती है और तभी काम होती है। यानी जो करप्शन की राजनीति के दायरे में खड़े होकर बीजेपी इंडिया को कटघरे में खड़ा करती है, तो क्यों नहीं इंडिया उस कटघरे को उल्टा कर दे और बीजेपी को लाकर खड़ा कर दे। तो प्रांत दर प्रांत क्या यह बताया जा सकता है कि मोदी सत्ता करप्ट है? क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा उसके आगे का है, जिसमें डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां वहां वो करप्ट है। वो कर्नाटक में करप्ट थी, चुनाव हार गई। वो मध्य प्रदेश में करप्ट है, जैसे ही आवाज उठी अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करा दी गई। और यह करप्शन का मूड क्या वाकई डबल इंजन की सरकार के साथ बीजेपी को करप्शन के कटघरे में खड़ा कर सकता है? प्रस्ताव बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके भीतर की परिस्थिति को समझिए तो बीते 9 बरस से लगातार मोदी सत्ता यही कहती चली आई है कि हम करप्ट नहीं हैं, हमारे ऊपर एक भी दाव नहीं लगा है। और डबल इंजन का मतलब होता है विकास की दुगनी रफ्तार। यह दोनों मामले क्या इस इंडिया की बैठक में जो मुंबई में है वहां से उभर कर आएंगे और तय होगा कि निशाना कहां पर साधना है और निशाने पर कैसे मोदी सत्ता को लेना है। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लेने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह खुद ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए बीच बाजार में आएंगे ही। वो जगह जगह रैलियां करेंगे ही, वो जगह जगह रोड शो करेंगे ही, और उस दौर में वो जिन बातों को कहेंगे उसके उलट की परिस्थिति पहले ही इंडिया तमाम जगहों पर अपनी राजनीति, अपनी रैली और अपनी प्रचार शैली के जरिए सामने रख देगी। नारा भी होगा, झंडा भी होगा, एक नया चिन्ह भी होगा, और उस नारे के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं निशाने पर बीजेपी मौजूदा वक्त की परिस्थितियों के साथ खड़ी होगी। तो क्या यह प्रस्ताव बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? लेकिन इसका एक तीसरा हिस्सा है,
तीसरा हिस्सा आरएसएस से जुड़ता है। आरएसएस को लेकर और नफरत की लकीर जो खींची जा रही है देश के भीतर, इन दोनों को मिलाकर एक और प्रस्ताव क्या कांग्रेस और राहुल गांधी रखने जा रहे हैं? यानी तीन एस्पेक्ट में राजनीतिक प्रस्ताव के तौर पर आने वाले वक्त में बीजेपी को कैसे कटघरे में खड़ा करना है, उसमें पहला हिस्सा बीजेपी का करप्शन है, दूसरा हिस्सा करप्ट डबल इंजन की सरकार है, तीसरा आरएसएस और नफरत की राजनीति है। तो क्या बात इससे बन जाएगी या बात इसके आगे बनेगी जब आप तय करेंगे कि आखिर संयोजक कौन होगा? नीतीश कुमार बेंगलोर में रूठ गए थे, तो क्या उन्हें मना लिया जाए, उन्हें संयोजक बना दिया जाए? सभी की सहमति है क्या? ममता बनर्जी क्या वाकई उनके पीछे खड़ी है? क्योंकि इस दौर में दिल्ली के भीतर से आवाज क्यों निकल कर आई कि केजरीवाल प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम सामने किया जाए? यह बोलने की जरूरत होनी क्यों चाहिए थी? तो कहीं भी अंदरूनी तौर पर चीजें चेक एंड बैलेंस हो नहीं पा रही है क्या? यह भी एक सवाल है। अब इसके बाद निकल कर आइए कि मुंबई की हवा के भीतर की उस सियासी गलियारे को महसूस कीजिए जहां पर शरद पवार की राजनीति और उद्धव ठाकरे की राजनीति, वो इससे पहले कांग्रेस के साथ नहीं थी, कांग्रेस के विरोध में थी, कांग्रेस का विरोध करते हुए निकली हुई राजनीति थी। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों समझ चुके हैं कि दरअसल इस देश के भीतर में जिस नेता को तलाशा जा रहा है वह नेता संयोग से कांग्रेस के भीतर से उभरता हुआ राहुल गांधी का चेहरा तो नहीं है? यानी चाहे अनचाहे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने 2024 में खड़े होंगे, इसको कोई नकार पाने की स्थिति में इंडिया के भीतर नहीं है। और बीजेपी के भीतर बार बार इस बात को लेकर फुलझड़ी उठ रही है कि अच्छा राहुल गांधी सामने होंगे तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा ना खड़ा हो जाए, कहीं किसी दूसरे चेहरे के आसरे राजनीति को नए तरीके से ढालना ना पड़ जाए। लेकिन सवाल है कि इसके साथ इंडिया के साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी पहचान छत्रप के तौर पर है और उनके आसरे देश भर में वोट मिल नहीं सकता है। तो वो अपने लिहाज से जिस भी बात को कह रहे हैं वो अपने सौदेबाजी के दायरे को बढ़ाने के लिए कह रहे होंगे, यह भी सच है। लेकिन इसके आगे का सवाल जो इंडिया के भीतर इस दौर में और बड़ा हो चला है, खास तौर से उज्ज्वला योजना के तहत जब एलपीजी की कीमत यानी सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम की गई तो इंडिया ने यह मान लिया कि हमारे दबाव में यह हो रहा है। लेकिन बीजेपी के भीतर का सच यह है कि दरअसल बीजेपी का अंदरूनी सर्वे उसे संकट में बता रहा है, लेकिन सामने वो इंडिया को खड़ा नहीं कर रहा है। तो इसके मतलब क्या है? इसके दो ही मतलब हैं। पहला बड़ा मतलब यह है कि इस देश की जनता के भीतर कोई सवाल इंडिया को लेकर नहीं है, क्योंकि इंडिया उनके सवालों के दायरे में आता ही नहीं है। और बीजेपी का अंदरूनी सर्वे बता रहा है कि दरअसल जनता के भीतर मोदी सत्ता को लेकर सवाल है, मोदी के चेहरे को लेकर सवाल है, मोदी के गवर्नेंस को लेकर सवाल है। और इस दौर में जो भी मुद्दे उठ रहे हैं उसमें महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा हो या कोई तीसरा मुद्दा क्यों ना खड़ा हो, सारे मुद्दे संयोग से मोदी के इर्द गिर्द जाकर रेंगने लगे हैं। और यह एक खतरे की घंटी है। यानी 200 रुपए कम करना उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर का, वो दरअसल इंडिया के तहत नहीं है। मुश्किल यह है कि जनता को इसकी जरूरत थी, तो जनता को तो पेट्रोल डीजल की जरूरत भी है, जनता को तो रोजगार की जरूरत भी है, जनता तो चाहती है कि महंगाई कम हो जाए, जनता तो चाहती है कि सामान्य तरीके से रहें। जनता के भीतर अलग अलग तबके की अलग अलग जरूरतें हो सकती है, लेकिन एक मोटी लकीर जिसको बीजेपी और आरएसएस इस देश के भीतर जब खींचना चाहती थी और नहीं खींच पाई, तो उसके बाद उसे कमंडल के साथ मंडल को अपनाना पड़ा, जातीय समीकरण में जाना पड़ा। तो क्या यह माना जा सकता है कि पहली बार जनता के भीतर का जो दबाव उठकर बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है उसमें बीजेपी फैसला लेने की दिशा में बढ़ रही है? और इसको इंडिया चाहे अपनी जीत बता ले, लेकिन मुंबई की बैठक 3 लहजों से बहुत ही महत्वपूर्ण है।